नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात आरोप प्रत्यारोप जारी, उपचुनाव भारी। उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए समय बेहद कम रह गया है, यानी कि 10 जुलाई को दोनों ही सीटों पर मतदान होना है और जून का महीना समाप्त की ओर है और बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर कमल खिलाने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल है। हालांकि जीत का दावा तो कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन धरातल पर बीजेपी के मुकाबले तैयारी नाकाफी नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति ये है कि उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस प्रभारी के पास वक्त नहीं है। बताया जा रहा है कि संसद सत्र में कुमारी शैलजा के व्यस्त होने की वजह से वो उत्तराखंड नहीं आ रही। हालांकि जो मीटिंग और पार्टी नेताओं को निर्देशित जरूर किया गया है और बीजेपी उपचुनाव में जीत के उद्देश्य से एक बड़ी बैठक दिल्ली में कर चुकी है और इसके साथ ही बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की फौज को उपचुनाव जीतने के लिए मैदान में उतारा है। सभी स्टार प्रचारक जो हैं कार्यक्रम बीजेपी ने तैयार कर लिए हैं। इसी बीच अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उपचुनाव बीजेपी के मुकाबले उपचुनाव को जीतने के लिए खुलेआम धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से। और इस संबंध में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे से मुलाकात की है और बीजेपी पर विधानसभा उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए बाहरी लोगों के माध्यम से मतदाता को प्रभावित करने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम धन बल और शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है, शराब बांटी जा रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं की जा रही। जानबूझकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी धनबल और शराब के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? आखिर क्यों अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों में 10 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए समय बेहद कम रह गया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा काफी उत्साहित है, तो वहीं उपचुनाव में जीत के लिए भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की फौज को मैदान में उतार दिया है। सभी स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम भाजपा ने तैयार कर लिए हैं। भाजपा का दावा है कि जनता ने जो विश्वास लोकसभा चुनाव में दिखाया था, वही विश्वास उपचुनाव में भी दिखाई देगा। स्टार प्रचार कार्यक्रम ने लगा दिया है। हमारे सौरभ भोगना मंत्री जी का कार्यक्रम 3, 4, 5 को हमने बद्रीनाथ विधानसभा में लगाया है। हमारे निशंक जी हैं, अपने त्रिवेंद्र जी हैं, इन सब के कार्यक्रम रचना जो हमारे लोकसभा के जो हमारे प्रभारी हैं वो तैयार कर रहे हैं। 1-2 दिन के सारे कार्यक्रम आप सब तक पहुँचेंगे। देखिए, उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की जमीनी तैयारियां पहले से ही पुख्ता हैं और आप देखिए कि दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जो है जनता के बीच जो लोकप्रिय हैं, जो कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, उनको टिकट देने का काम किया और भाजपा को तो अपनी पार्टी में जो है प्रत्याशी नहीं मिले। दोनों जगह जो है आप आयात करके प्रत्याशियों को लाए हैं और मंगलौर सीट पे तो फरीदाबाद हरियाणा से प्रत्याशी लाना पड़ा। तो भाजपा जितने भी जतन कर ले, भाजपा की दाल इन चुनाव में नहीं गलने वाली और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार वहां पर जो है अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जो है प्रचार अभियान चलाए हुए है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जो है करण महाराज जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी लगातार उन क्षेत्रों में कैंप किए हुए हैं। हमारे सांसद के प्रत्याशियों, हमारे विधायक हों, लगातार सबको वहाँ जिम्मेदारी दी हुई है और अन्य भी जो हमारे जो है स्टार प्रचारक हैं वो भी जो है चुनाव क्षेत्र में आएंगे और निश्चित तौर पर दोनों सीटों पर हम प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वजह यह है कि मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर उपचुनाव को जीतने के लिए खुलेआम धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए बाहरी लोगों के माध्यम से
मतदाता को प्रभावित करने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम धन और शराब बांटी जा रही है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई भाजपा नेताओं पर नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं बागेश्वर में अभी कुछ दिन के लिए प्रवास में था, उसके बाद मैं मंगलौर था। मैंने देखा कि राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली नंबर की गाड़ियां बहुत ज़्यादा संख्या में घूम रही हैं। उनमें एक गोल पोस्टर बीजेपी का लगा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी उन गाड़ियों को चेक तक नहीं कर रहे हैं और उनसे पैसा बंटने की आशंका है, उनसे नशा बंटने की आशंका है। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के झंडे वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है, आम आदमी की गाड़ियों को रोक के चेकिंग हो रही है, लेकिन जिसमें गोल स्टिकर भारतीय जनता पार्टी का लगा है, जो हरियाणा, राजस्थान इत्यादि की गाड़ियां हैं, उनकी चेकिंग प्रशासन और पुलिस नहीं कर रही, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। इन्हीं सब चीजों को लेकर, ताकि उपचुनाव में कोई धांधली ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उसके लिए हम आज चुनाव आयोग पे हम लोग जाने वाले हैं। देखिए, भी निर्वाचन आयोग की देखरेख में पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग हो रही है और अभी जानकारी में आपको आया होगा कि बद्रीनाथ सीट पर भी और मंगलौर सीट पर भी दोनों पर बहुत बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई, पैसा पकड़ा गया है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी ये सब कर रही होती तो शायद ये पकड़ना इतना आसान नहीं होता। हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव में कोई गलत तरीके का इस्तेमाल हो और इसीलिए चुनाव आयोग इसमें बहुत सख्ती दिखा रहा है, प्रशासन इसमें सख्ती दिखा रहा है और इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। तो कांग्रेस का ये आरोप पूरी तरह से गलत है, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जिस प्रकार से माहौल उत्तराखंड में और संपूर्ण भारत में बना हुआ है, ये निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें नहीं जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी साख बचाने के लिए एकमात्र विकल्प रह जाता है कि वो धन बल का, बाहुबल का और पैसे का उपयोग करे। वरना जिस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे से प्रदेश में जिस प्रकार से बाहुबल को और दल बदल की राजनीति को पोषित किया हुआ है, उसको बढ़ावा दिया है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा, दोनों ही विधानसभा में भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर लोकसभा के बाद अब राज्य में उपचुनाव पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक ओर जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव जीतने के लिए धन और शराब बांटने का आरोप लगाया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा धन बल और शराब के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है? क्या ऐसी तैयारी कांग्रेस को उपचुनाव में जीत दिला पाएगी? क्या राज्य के अधिकारी कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं? उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज चर्चा इसी बात को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उपचुनाव की तैयारियां और तैयारियों को लेकर घमासान और साथ ही आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, तैयारियों का दावा करती हुई नजर आ रही है। वो बात अलग है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस प्रभारी के पास वक्त नहीं है, लेकिन किसकी कितनी तैयारी है, शुरुआत इस बात से करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कुंवर जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी जुड़े हुए हैं, यूकेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रतनमणि डोभाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत तैयारियों को लेकर कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, कितनी तैयारी उपचुनाव को लेकर? पार्टी की पूरी तैयारियां पूरी हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है और इसका सुखद पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर के अलावा भी जो अन्य दलों से जुड़े हुए लोग थे, तो पिछले लोकसभा चुनाव के समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, अन्य दलों के लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पर वो सभी लोगों में जोश देखा जा रहा है और उसका लाभ हमें इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर भी देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत के साथ इन दोनों विधानसभा सीटों को जीतने जा रही है, ये तय है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष के आरोप कि भाई धनबल के सहारे इस बार जो है उपचुनाव की दोनों सीटों जिन पर मतदान होना है और इसको लेकर जीत का एक तरीके से इस तरीके की रणनीति बनाई गई है कि धनबल के आधार पर जीत हासिल करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये निराधार बातें हैं, क्योंकि
पक्ष को जब अपनी हार दिखाई देती है तो वो एक एक रटा रुटाया जो जुमला है भारतीय राजनीति में कि जब आपके पास करने को कुछ ना हो या आपके पास आपके नेता प्रचार में ना उतर रहे हो, आपके नेताओं का मनोबल कम हो गया हो, तो आप धनबल का और इस तरह के आरोप लगाकर पहले ही अपनी हार को ढकने का प्रयास करें। तो ये एक रटा रटाया जुमला है पक्ष का और विशेष रूप से कांग्रेस का। हमारे साथ मंजू त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। मंजू त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। मंजू त्रिपाठी जी, कैडर आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी अभी जपेंद्र जी ने कहा है, और जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि धनबल के सहारे अब जीत की नैया को पार लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और साथ ही विपक्ष की कितनी तैयारी है उपचुनाव को लेकर? देखिए, हमने जो दोनों सीट पर जो हमारे प्रत्याशी उतरे हैं काफी अपने आप में ही काफी दमदार है और वो अपने क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं। इनकी तरह आयात करके हमने प्रत्याशी नहीं उतारा है, और ये जानते हैं कि हमारे पास अच्छा प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए ये धन बल जन ये शराब सब कुछ जो कोई हथकंडे, देखिए ये जो है चुनाव जीतने के लिए, मैं पहले भी आप लोगों से कह चुकी हूँ, कई डिबेट में मैंने कहा अच्छी बात है मंजू जी, लेकिन जो दो प्रत्याशी उतारे गए हैं मैंगलोर और बद्रीनाथ, तो ऐतराज किस बात से है? वो बाहर से आए हैं या विपक्ष को टक्कर देने में सक्षम है? किस बात से ऐतराज है? आप भी उतारिए ना। में सक्षम है तभी तो ये घबराए हुए हैं, तभी तो ये बाहर से गाड़ियां, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो ये क्या बोलते हैं अपने पूरा प्रतिनिधि मंडल लेके गए हैं मुख्य निर्वाचन आयोग के पास, क्यों गए हैं? क्योंकि इनकी हरकतों से गए हैं। ये लोग अपने धन बल उसका शराब कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप देखिए, अभी प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी का आपने बयान सुना, क्या कहा उन्होंने कि कांग्रेस की गाड़ी पकड़ी जा रही है, आम जनता की गाड़ी पकड़ी जा रही है, लेकिन जिसने इनका स्टिकर लगा इनकी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी जा रही है? क्यों नहीं बाहरी तत्व को जिनको गाड़ियां लेके आ रहे हैं उनको बाहर किया जा रहा है? चुनाव आयोग से यही रिक्वेस्ट करने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल गया था कि जो है इनके साथ सख्ती से कार्रवाई हो, निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शिता से चुनाव हो, तो हम दोनों सीट जीत रहे, कांग्रेस जीत रही। और हमारे नेता जो है लगातार अपने दोनों जो उपचुनाव हो रहे दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल लाल जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, सभी नेता अपनी अपनी जिम्मेदार, जहां तक ये कह रहे हैं कि इनके नेताओं के पास या प्रभारी के पास वो लगातार मीटिंग से सदन चल रहा है, ये खुद आपकी खबरें कह रही हैं, हम नहीं कुछ कह रहे हैं, ये आप अभी ये बयान दिया गया था कि इनके नेताओं के पास टाइम है, क्यों नहीं है टाइम? वो निर्देशित के नहीं बराबर मीटिंग ले रही है, उनके निर्देशानुसार कार्य हो रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो है गलत तरीके से चुनाव जीतना। मंजू त्रिपाठी जी, बाहरी लोग कौन? बाहरी लोगों का इस्तेमाल धन बल और शराब बंटवाने को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, और चुनाव आयोग जो है प्रतिनिधि मंडल इसीलिए मिलने गया कि भाई एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो है यहाँ यही नहीं, जो सस्ते गल्ले की दुकान है उन लोगों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर दबाव डाला जा रहा है कि भाजपा के पक्ष में वोट करें। तो ये लोग चुनाव जीतने के लिए, मैंने पहले भी कहा, किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये भाजपा है। जो लोग गणेश भगवान को दूध पिला सकते हैं, भगवान को राम को लाने का दावा कर सकते हैं, अभी 1 साल नहीं हुआ इनॉग्रेशन को, भगवान राम के ऊपर। चलिए इस बात का आगे जवाब लेते हैं कुंवर जपेंद्र जी से, उससे पहले प्रतिक्रिया पहले साझा कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव नहीं जीतेगी, ये मानना है यूकेडी का। क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि जिस तरीके की ये आरोप लग रहे हैं, और यूकेडी कितनी तैयार हो पाई है अब तक? देखिए, इस समय हम इस चुनाव में नहीं है, क्योंकि हमारे उम्मीदवार का जो नामांकन है वो निरस्त हो गया। लेकिन जो स्थिति है आज इस राज्य में, उसमें यहाँ की जनता बहुत ही दुखी इसलिए है कि सबसे ज्यादा विश्वास इस जनता ने
ये हिंदूवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदुओं का झंडावरदार बनी हुई है, वही आज धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों का, यानी पहले जब कभी युद्ध होते थे तो उसमें भी नियम कानून का पालन किया जाता था, सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन उसमें भी है कि किस तरह से कौरवों ने अभिमन्यु को घेर कर मारा। उसी तरह से कौरवी राजनीति को अपनाकर ये हिंदूवादी पार्टी आज ऐसा उदाहरण जनता के आगे रख रही है, वो चिंता का विषय है। एक बद्रीनाथ हमारे पूजनीय देवता है, अब बद्रीनाथ जी के नाम पे जो हमारा विधानसभा है, उस विधानसभा में आज इस देव भूमि के गरीब जनता के ऊपर थोपा गया चुनाव है। जिस विधायक की पत्नी को इन्होंने भ्रष्टाचारी करार किया, जिसको वहां से पद से हटाने का काम किया, उसी के मतलब 1 महीने के अंदर उसी परिवार के व्यक्ति को, विधायक को, कांग्रेस को विधायक को पार्टी बदलवा दी। तो आप देखिए, तो इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी, ये जीते या हारे, क्योंकि आज जनता जो है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री को हराया, लेकिन दिल्ली वालों ने मुख्यमंत्री को जिता दिया। यानी आज जनता उम्मीदवारों को हरा जिता नहीं रही है। ये पार्टी जो 40 स्टार प्रचारक हमारे पैसों पे घुमाएंगे इस राज्य में, उनके माध्यम से जितवाती है। हमने खुलेआम देखा था अभी लोकसभा चुनाव में कि 6 करोड़ की शराब देवभूमि के सतपुली में पहुंच गई थी, और आज दिन तक मैं गया था, अभी 1 हफ्ता हुआ उस फैक्ट्री में। जब मैंने लोगों से सुना, बहुत दुख हुआ। बोला साहब, ये फैक्ट्री तो दारू पैदा ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, एक माफिया ने बनाई थी यहाँ पे, और उसके बाद 6 करोड़ की शराब वहां पहुंचा दी, और वो ब्रांड पहुंचाए जो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं है। और उसके बाद भी जनता चुपचाप क्या करे, अब इनकी मर्जी है, ये जो करें, कौरव जो करें कर सकते हैं, जनता को चुपचाप देख के रहना पड़ेगा। और यही हालत आप ये देखिए कि जब चंपावत में मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया था तो खुलेआम पैसे बांटे गए थे, पूरे टीवी चैनल में दिखाया गया था किस तरह से अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ साथ जाके पैसे बांट रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज स्थिति बहुत नाइंसाफी वाली हो गई है, जनता बहुत निराश है, ऐसे लोगों को ढोने में मजबूर है जो इस राज्य की संसाधनों को माफियाओं के हाथ सौंपते हुए और बिना बात के लोगों को बना रहे हैं। हम ये सब कुछ नहीं है, ढाक के 3 पात। और जो बद्रीनाथ देखिए, आप मंगलौर का चुनाव ही देखिए कि एक फरीदाबाद के सबसे बड़े अनन्य व्यापारी को यहां लाया जा रहा है हमारी विधानसभा में, वो क्योंकि खनन का जो नियंत्रण है इनके हाथ से बाहर जा रहा है। कोई बिजनौर के आ रहे, अभी बताएंगे हमारे डोभाल जी की किस तरह से हरिद्वार में इनके मुख्यमंत्री ने खुद कहा सरकार खनन का यहाँ पे अवैध खनन कर रही है, खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इनके नवनिर्वाचित सांसद ने कहा। इसके अलावा इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अगर हमको कोई बोले कि नेगेटिव सोच रहा है, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव सोचने वाले इन सवालों का जवाब दे तो मैं मानूं कि रियल में कुछ इंसान है और बद्रीनाथ को और अपनी देवी देवता को मानते हैं। अगर इसका जवाब दे कि आखिर क्यों देवभूमि के लोगों के साथ ऐसा धोखा रचा जा रहा है, क्यों ऐसे चुनाव हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, क्यों हमारी वैसे ही इकोनॉमी आर्थिक, देखिए किस तरह से जपेन जी इस बात का जवाब लेते हैं, लेकिन रतनमणि डोभाल जी का पहले रुख करेंगे, प्रतिक्रिया साझा करेंगे, इसके बाद जपेन जी आपका रुख करेंगे। रतनमणि डोभाल जी, अब ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि ये चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होता है, और ये पहली बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि चुनाव भी अब थोपे जाने लगे हैं। साथ ही ऐसे चुनाव में जो कि उपचुनाव है और यहाँ पर धन बल का इस्तेमाल कर इसे जीतने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष का आरोप सत्ता पक्ष के लिए। देखिए, थोपा हुआ तो एक जो बद्रीनाथ वाला चुनाव है वो तो उसको कह सकते हैं आप थोपा हुआ है, लेकिन ये तो जो मंगलौर वाला चुनाव है वो तो एक निर्वाचित विधायक की जो बीएसपी से सरबत करीम थी, उनके अकाल आकस्मिक निधन हो गया और इसके कारण वो उपचुनाव
होना था, हो रहा है। लेकिन बद्रीनाथ में तो वो जो उपचुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित उपचुनाव है। पहले किस ढंग से उसके खिलाफ जिला पंचायत जो चेयरमैन उनकी पत्नी है उसके खिलाफ हल्ला मचाया गया और फिर बहुत सारी चीजें हुई, उनके अधिकार सीज किए गए और फिर बाद में इनको ये दिखाया गया कि भाई दो ही रास्ते हैं, या तो आप जेल के लिए तैयार रहे या भाजपा में के लिए तैयार रहे। तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया कि हम भाजपा में चले जाते हैं और भाजपा ने अब उनको प्रत्याशी बना दिया, वो विधानसभा में उनको भेज देंगे। तो ये दूसरी बात ये है कि उसी क्षेत्र में के जो बुनियादी जो सवाल हैं जिन पर जनता रोज लड़ रही है सड़कों पर, और उसमें ये वही नहीं कि जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी उसके लोग भी प्रभावित हैं, वो भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं लड़ रहे हैं, कि उनके भी बहुत, भाई बिजली पानी तो सब कुछ चाहिए। अगर बिजली जा रही है तो वो भाजपा की भी जा रही है, पानी जा रहा है तो भाजपा का भी जा रहा है, कांग्रेस का भी जा रहा है, किसी और का भी जा रहा है, तो वो सब लोगों की दिक्कत है। लेकिन ये चालाकी धूर्त रूप से इतनी चालाक है राजनीतिक पार्टियां, जब लोग अपने सवाल पर बात करने लगते हैं तो ये दूसरे ऐसे सवाल ले आते हैं कि उन सवालों पर वो नेम पत्ते में चले जाते हैं और वो इसमें ये दिक्कत। जैसे मंगलौर में आपने कहा, ये मंगलौर में मैं एज ए उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते तो वो मैं कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से किसी को भी अपना प्रत्याशी कोई किसी को भी बना सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन उनको उत्तराखंड में कोई प्रत्याशी नहीं मिला और वो हरियाणा से आयातित और वो भी एक बदनाम किस्म के आदमी को लाके वो उत्तराखंड की विधानसभा में ला रहे हैं। उत्तराखंड की विधानसभा जब लोग भू कानून मांग रहे हैं, लोग जब मूल निवास की बात कर रहे हैं, तब आप एक हरियाणा के व्यक्ति को कानून बनाने के लिए हमारे विधानसभा में भेज रहे हैं। ये सवाल है, ये कहाँ जा रहा है? और ये कमजोरी कांग्रेस की तो है ही है। अब वो उसकी कमजोरी है या कांग्रेस उसको कहना नहीं चाहती, उनकी भी कुछ उसमें सांठगांठ है। तो ये इतना बड़ा जो शराब घोटाला पीछे गोदियाल ने उठाया था, वो शराब पकड़ी गई, उसके बाद कांग्रेस गायब हो गई। बिल्कुल। और वही आरोप अब कांग्रेस दोहरा रही है कि शराब भी आ रहा, पैसा भी आ रहा है, वो आ रहा है। हमने किया क्या? चुनाव हो जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएंगे ये सारी चीजें, और ये पूरे राज्य पर थोपी जा रही हैं, चीजें आ रही हैं। अब मैं तो जो जपेंद्र जी बोल रहे थे, जिस जपेंद्र जी को हम जानते हैं, मैं तो उनमें वो जपेंद्र जी नहीं देख रहा हूँ कि वो भी लड़ते रहे हैं इन सवालों को जो हम बात कर रहे हैं, वो सवाल हम उनसे कर रहे हैं। तो बदलाव तो लाजमी है ना रतन मणि डोभाल जी? वो दर्द तो होना चाहिए ना राज्य का, उन सवालों का, लोगों का जो पिट रहे हैं, छित रहे हैं, रोज सड़कों पर हैं, बिजली के लिए, पानी के लिए, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और ये इस तरीके से स्थिति हो गई है कि हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली में प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि जो हमारी विद्युत परियोजनाएं हैं बिल्कुल बिल्कुल गनीमत तब भी है कि अगर उस पर कुछ अमल किया जाए या बात बन जाए या उस तरीके से उन समस्याओं का समाधान निकलकर सामने आए। इन सभी सवालों का जवाब जपेंद्र जी से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर कि किस तरीके से राजनीतिक दल अब तैयारियों में जुटे हैं और आखिर इसके लिए कितनी ठोस रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि मंगलौर और बद्रीनाथ को लेकर ये उपचुनाव की तैयारियां काफी तेज हैं और आरोप प्रत्यारोप भी। कुंवर जपेंद्र जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आपका रुख करेंगे। देखा जाए आपने विपक्ष के वो तमाम सवाल, एक तरफ तो चुनाव जो है थोपने का काम किया जा रहा है और विपक्ष का कहना है कि भाई धनबल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। रतन मणि डोभाल जी की भी बात आपने सुनी कि किस तरीके से हरियाणा से जो आयातित बदनाम व्यक्ति को आप विधानसभा पहुंचाने का जिक्र किया उन्होंने। इन सभी सवालों के जवाब, ऐसा क्यों? धनबल को चुनाव प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, चाहे भाजपा के हो, नहीं, लेकिन कार्रवाई जो है वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही होती है।
नहीं, कहाँ हो रही है, ऐसा कहाँ हो रहा है कि सिर्फ ऐसा विपक्ष आरोप के है ना, विपक्ष नेताओं लगा के रहा है खिलाफ ना। कार्रवाई हो रही है और बाकी नहीं हो रही। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग जब कहीं पे भी देखता है कि आप वहां कहीं कानून के दायरे में या संविधान के दायरे में या नियम कायदे कानून के तहत काम नहीं हो रहा है, तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है। और अब एक बहुत ही यहाँ संजीदा पे एक तो संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा क्वेश्चन। है ना जपेन जी। जी, ये कुछ कह रहे हैं आप? जी, यहाँ पर तो संज्ञान ही नहीं लिया जा रहा है ना। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि 2 सीटों पर उपचुनाव है और 2 सीटों पर ही सारा हो हल्ला हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से संज्ञान लिया जाता है। अब रतन मणि जी ने जो हमारे प्रादेशिक मुद्दे और हित के मुद्दों के ऊपर बात करी, तो निश्चित तौर पर देखिए, सबको पता है कि टिहरी डैम में हमारा कितने प्रतिशत उसमें बिजली का हमारा उसमें हिस्सा है प्रदेश का। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि उसमें हमारा जो है, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। जब वो डैम बना था या जब उत्तराखंड बना था, तब हमारा उसमें जरूरतें कम थी, हमारी जनसंख्या कम थी। आज उत्तराखंड की जनसंख्या 1.25 करोड़ के आसपास हो गई है, औद्योगिक इकाइयां भी बढ़ी हैं, तो वहां जरूरतें बढ़ी हैं। तो उनके मद्देनजर मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जल्दी ही उसमें सफलता भी मिलेगी कि उत्तराखंड को उत्तराखंड की जरूरत के अनुरूप पूरी विद्युत की सप्लाई हमारे ही यहाँ के संसाधनों से हो, हमें बाहर से बिजली ना खरीदनी पड़े। बाहर से बिजली खरीदेंगे नहीं तो वो महंगी नहीं होगी। हम ऊर्जा प्रदेश के निवासी हैं और ऊर्जा प्रदेश के निवासियों को, प्रत्येक उत्तराखंडी को सस्ती बिजली मिले और जरूरत के मुताबिक मिले। निश्चित तौर पर ये प्रयास हो रहे हैं। और जब जहां तक राज्य के हित की बात है, तो राज्य की हित के लिए चाहे पूरी सरकार है, मंत्री हैं हमारे और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोग हैं, तो हम सब लोग अपने प्रदेश के हित से कोई समझौता नहीं करते हैं। ठीक है, सरकार के साथ कई जगह दुश्वारियां होती हैं। हो सकता है कि हमारे सभी साथियों को ये लगता हो कि यहाँ सरकार ने लापरवाही कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रदेश का हित पहले है, प्रदेश का वासी पहले है। और जिन मुद्दों के ऊपर उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड की जो एक परिभाषा है, उस परिभाषा को पूर्ण रूप से सार्थक करने की दृष्टि से उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि 25वीं वर्षगांठ, अगले वर्ष 25वीं वर्षगांठ है। 2 मिनट हमें 30 सेकंड दीजिएगा। और ये सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का ये वादा है कि 25वीं वर्षगांठ तक उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना और विकास के पायदान पर अग्रणीय राज्यों की पंक्ति में शुमार करना। ये प्रयास निश्चित तौर पर अपने सफलता की ओर बढ़ रहा है और हमें पूरा यकीन है कि 25वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम उत्तराखंड के मैक्सिमम मुद्दों को हल कर चुके होंगे और प्रदेश विकास के एक नए पथ पर एक नई गति से अग्रसर होगा। पेपर में मुद्दे खाली पेपर में हल हो रहे हैं, ये सोचना है। ठीक है, हम आपकी सोच पर हमारी कोई बंदिश नहीं है, लेकिन हम भविष्य की योजनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो भविष्य की सरकार की योजनाओं को हम सामने रख सकते हैं। प्रदेश की जनता, यहाँ हम 5 लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लाखों लोग हमें सुन रहे हैं और जो कहा जाता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की यही मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री उस पथ पर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि अभी जपेन जी हरियाणा से आयातित और बदनाम व्यक्ति का जिक्र किया रतन मणि डोभाल जी ने। जपेन जी ठीक है, इतना अगर टाइम लेंगे तो फिर बहुत वक्त गुजर जाएगा और मेहमानों का भी रुख करना है। और ऐसे में जहां पर मूल निवास का जिक्र किया जा रहा है काफी एक लंबे अरसे पर, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? भू कानून को लेकर लगातार जो है इसका भी जिक्र किया जा रहा है और मुझे लगता है बिल्कुल हमने आपको जैसे कहा कि 25वीं वर्षगांठ से पहले बहुत से मुद्दे हल हुए हैं, बहुत से मुद्दे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हल होने की कगार पे खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारे जो एक प्रदेश की जो हमें उसकी प्रयास अगर किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी हुई, कई अहम बिंदुओं को सीएम धामी की तरफ से रखा भी गया। अगर केंद्र के पिटारे से कुछ निकलकर सामने आता है तो कितना भला होगा उत्तराखंड का, वो देखना होगा। लेकिन उत्तराखंड की जरूरत को क्या राज्य सरकार समझ पा रही है, उस दिशा में कार्य कर रही है? और अगर कर रही है तो फिर ये सवाल क्यों?
उत्तराखंड की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को लेकर संजीदा होते तो उत्तराखंड से संबंधित ये सब मांगे केंद्र तक ना जाती, जिनके लिए पूरी तरह से चाहे हमारे जल जंगल जमीन के मामले हैं या अभी हमने फॉरेस्ट के पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक चर्चाएं हुई, उसमें बदलाव लाने के प्रयास हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित की सभी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की दिशा में मुख्यमंत्री संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी उसमें उन सभी मुद्दों के ऊपर बहुत जल्द ही सहमति प्रदान करेगी। ठीक है, मंजू जी का रुख करेंगे। मंजू जी, भाई अभी जपेन जी कह रहे हैं, हालांकि बहुत संतोषजनक ये जवाब नहीं रहा, लेकिन जपेन जी का ये कहना है कि भाई धनबल का इस्तेमाल सभी पार्टियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियां। विपक्ष को इस बात से ऐतराज क्यों? धनबल का इस्तेमाल आप भी कीजिए, भरपूर कीजिए। ये जपेन जी का ये इशारा भी है कि विपक्ष भी कर सकता है। दूसरा, तैयारी को लेकर आप कोई भी मुद्दा अगर विपक्ष उठाता है तो सिर्फ चुनाव के वक्त ही क्यों जोर शोर से उठाया जाता है, उसकी पहले से क्या कुछ तैयारी? अगर बेसिकली अभी उपचुनाव को लेकर बात की जाए, प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस प्रभारी के पास वक्त नहीं है, ऐसे में जूम मीटिंग से जो नेताओं को निर्देशित किया जा रहा है, तो इससे महज सब कुछ हो जाएगा, जीत संभव होगी। जी मंजू जी, ऐसा है कि इन सब जो है, जैसे अभी हमारे जपेंद्र भाई ने कहा कि जो है ऊर्जा प्रदेश है, मैंने कहा ना कि पेपर्स में इनके लिए ऊर्जा प्रदेश और ये बड़ी बड़ी बातें कि ये लेके आ रहे हैं, ये पिटारा लेके आ रहे हैं, वो पिटारा लेके, धरातल पर आप देखिए जैसे लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हुआ, उसके 4 दिन बाद ये बिजली का बिल बढ़ा दे रहे हैं। ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आप देखिए पहले 2 महीने की आप भी बिजली का बिल दे रही होंगी, 2 महीने का बिल आता था, आज के समय में 1 महीने का बिल आ रहा है और मीटर पर हर आ रहे हैं, तो मतलब कि डबल बिजली का बिल आ रहा है। ये लोग बड़ी बारीकी से जनता को ठगने का काम करते हैं, छोटी छोटी चीजों से पैसा वसूलते हैं ये। और दूसरी बात आप देखिए, कहा ना ऊर्जा प्रदेश, अरे भाई ऊर्जा प्रदेश है तो क्या ऊर्जा प्रदेश रोज बिजली महंगी करने के, इनकी कथनी और करनी में अंतर हमेशा नजर आएगा। देखा नहीं, ये वो पार्टी है जो कोरोना जैसी महामारी को डंडे थाली बजवा के दूर कर रही थी। भला कोई बीमारी थाली बजाने या ताली बजाने से दूर होती है? भगवान राम का गुणगान कर करके वो तो कहिए शुक्र है अयोध्या वालों ने इनको पटकनी दी। एक बरसात हुई और टपकने लगा। सत्येंद्र मुख्य पुजारी वहां के सत्येंद्र दास ने वीडियो पूरा बयान दिया है कि भगवान राम का छठ टपकने लगा। तो इनकी योजनाएं खाली किताबों में जनता को सुनाने के, आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से ये योजनाएं बताते हैं और उसमें बड़े बड़े माफियाओं को लाते हैं, 10% का काम करते हैं और 90% खाते हैं। ये इनके कारनामे हैं। इस तरह की बात लेके ये जनता के बीच में आते हैं और धनबल का प्रयोग। कांग्रेस की परंपरा को आप भारतीय जनता पार्टी पे लादने का सामना करें। आप बताइए, अरबों रुपया लग गया, छत कैसे टपकने लगा? नहीं आप बताइए, छत टपकने लगा ना, राम भूमि राम भगवान राम 90 पैसे खत्म हुआ, नहीं बताइए जाहिर हुआ कि नहीं? छत टपकने लगा, आप बताइए छत नहीं टपक रहा है? देखिए वो आरोप गलत है। भगवान राम के मंदिर पे जहाँ पूरे विश्व ने चंदा दिया है, पूरे विश्व ने चंदा दिया, भ्रष्टाचार परंपरा के रूप में सामने आया, जिसे पूरी तरह से नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये आप ये बता दीजिए कि कल की जो वीडियो मुख्य पुजारी जी ने दी है, बताया कि छठ टपकने लगा, जहाँ विश्व से पूरे विश्व से। चलिए मंजू तिवारी जी के न्यूज़ इस मुद्दे को लेकर विस्तार से डिबेट कर चुका है। मंजू जी, इस मुद्दे को भी के न्यूज़ इस मुद्दे को लेकर विस्तार से डिबेट कर चुका है और ये डिबेट कल ही रखी गई थी इस मसले को लेकर। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में जो परिणाम निकलकर सामने आया, और शायद भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ा सा उत्साहित है और विपक्ष भी, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है इस बार। लेकिन उस मजबूती को आगे कैसे बनाए रखना है, इस दिशा में विपक्ष का क्या कुछ प्रयास नजर आ रहा है, क्योंकि उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व लगातार विजिट कर रहे हैं। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी मीटिंग के माध्यम से सभी को निर्देशित कर रही है। जूम मीटिंग से कैसे संभव है? यहाँ धरातल में मेहनत करने के बावजूद भी वो परिणाम निकलकर सामने नहीं आते। मंजू जी, नहीं आएगा इस बार, आप देखिए
देखिए, अभी हमारी मंजू बहन ने राम मंदिर की छत का जिक्र करा और पूरी तरह से डिबेट को घुमाने का प्रयास करा, तो आपकी जानकारी में भी है गर्भगृह के अंदर किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। गर्भगृह में पहले भी वो होता था, अभी निर्माण कार्य उसके ऊपर इस मुद्दे चल पर रहा है। जपेन जी, इस मुद्दे ठीक पर है, बात आप नहीं लोगों को करनी है ना, जल्दी क्या ये मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि अभी जैसे कि यूकेडी का ये कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो इस बार चुनाव नहीं जीतेगी, क्यों और कैसे? क्योंकि तैयारी जो है विपक्ष की भी जो नजर आ रही है, जिस तरीके से प्रचार प्रसार के लिए कांग्रेस प्रभारी जूम मीटिंग कर रही हैं, जूम मीटिंग के जरिए जो है दिशा निर्देशित कर रही हैं, क्या लग रहा है? जी पीसी थपलियाल जी, जो आज राज स्वरूप है एकदम बदल गया है। और पार्टी जो है, पहले जनता के बीच से छड़ के नेता आते थे, आजकल दिल्ली वाले तय करते हैं ये हमारे नेता कौन होगा, हमारे सिर पे बिठाते हैं। और ऐसे लोग बिठा दिए जिन्होंने पूरे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल बेपटरी हो चुका है, उनके बूते से बाहर हो चुका है। किसी भी, चाहे आपने खुद ही देखा होगा कि जंगलों की आग, चाहे पर्यटन की भीड़ को नियंत्रण करना, और तमाम जो खनन हरिद्वार में हो रहा है उसको कंट्रोल न कर पाना, और हर चीज में, हर फ्रंट में हमारे नेता फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, हम सबसे बड़े दुखी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हैं कि उनको मालूम नहीं क्यों ऐसा बीमारी लग गई है कि सबसे रद्दी आदमी को वो हमारे सिर पे बिठाएंगे। इससे पहले आप ही देखिए कि पहले भी यहाँ पे जो अभी बात कर रहे थे कि साहब मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि साहब बिजली, टिहरी डैम की बिजली, अरे प्रधानमंत्री क्या करेगा टिहरी डैम की बिजली से? ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। इस इश्यू के लिए पहले भी त्रिवेंद्र रावत योगी के पास उछल कूद के गया था, क्यों? पहाड़ी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, और हम छाव छान कर लेंगे। वहां पे ऐसे मुंह आया कि एक गेस्ट हाउस के अलावा कुछ नहीं ला पाया, और उस गेस्ट हाउस में भी जमीन देनी पड़ी हमें, और उस जमीन में नया गेस्ट हाउस बना रहा है उत्तर प्रदेश, हमारे हरिद्वार में गंगा किनारे। तो ये जो चीजें हैं वो हमारे माथे ऐसा नेता लग चुके हैं जिन्होंने इस राज्य को बर्बाद कर दिया है। और बर्बाद करने पे वो जो कुछ दिल्ली के नेता कह रहे हैं उन पे डिपेंड हो गए हैं, और हमको, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कभी वो प्रधानमंत्री के आगे खड़ा होता, कभी गृह मंत्री के आगे, कभी डिफेंस मिनिस्टर के आगे, या मैं पार्किंग का जगह ला रहा हूं डिफेंस मिनिस्टर से। वो कभी नहीं ला पाएगा पार्किंग की जगह, जब तक एक फाइल नहीं बनेगी, जब तक कागज नहीं बनेंगे, जब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा कि जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके अधिकारी उसको ट्रांसफर कर पाए। ऐसे बेवकूफी वाले काम करके तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? चूंकि समाज में 90% लोग अनजान होते हैं, उन अनजानों का फायदा उठा रहे ये लोग, और ऐसी राजनीति को धिक्कारते हैं, हम धिक्कारते हैं। इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया मेरा राज्य, और हम बहुत कठिन हो गया है कि इस राज्य को किसी भी साधन, आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, आज यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य के हालत बिल्कुल खत्म, पहाड़ की हालत ऐसी हो चुकी है कि जंगली जानवरों का आतंक और पहाड़ का पलायन, ये उस पर एक रत्ती भर आगे नहीं बढ़ पाए। और दिखा रहे साहब वो हम नैनीताल के उसके लिए जा रहे हैं, हम टिहरी डैम की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। अब हम देखते हुए हंस रहे हैं इन पे कि किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। अरे कोई फाइल हो, विभाग में भेजो। यहां से जिस तरह से एक छोटे से एनजीओ का भी अगर फंड अलॉट होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, हम जानते हैं उस प्रोसेस को। और ये जो शिफ्टिंग होगी इतनी आसान होगी? कभी नहीं होगी। लेकिन इन्होंने अपना समय बिताना है और राज्य को बर्बादी की ओर धकेलना है, और इंटेलिजेंट लोग जो है वो प्रवक्ता बनके। जहां तक ये मुलाकात रही गृह मंत्री से या प्रधानमंत्री से, इस मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि भाई विकास की राह में और उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, और इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर ये मुलाकात सीएम धामी की तरफ से की गई। जपेन जी से इस बात का जवाब चाहेंगे? जो प्रधानमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठता। अभी थपलियाल जी ने बड़े विस्तार से अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर प्रदेश का कोई भी नेता, चाहे वो सांसद हो या मुख्यमंत्री हो,
अगर वो किसी इशू के ऊपर काम शुरू करते हैं तो उसमें मेल मुलाकातों से ही शुरू होगा। लेकिन एक सवाल जतिन जी यहाँ पर ये भी उठता है, और ये शायद विपक्ष का भी सवाल है कि हर एक समस्या के लिए दिल्ली की दौड़ क्यों? देखिए, दिल्ली क्या सामर्थ्य नहीं है राज्य सरकार के अंदर? विशेष रूप से और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन अगर काम को आगे बढ़ाया जाता है तो मीडिया उसे अपने ढंग से हाईलाइट करता है। प्रत्येक, अगर हम मीडिया हाउस को देखें, प्रिंट मीडिया को देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखें, उसमें उन सब का जो है उनकी लाइन अलग होती है, किसी और रूप बात में एक ही होती है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं जपेन जी। इसीलिए हमने कहा कि मतलब एक ही होता है। के बाद हम नेताओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे तो निश्चित तौर से उनका भी दिल दुखता होगा कि भाई हम अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ तो ये समस्या ना हो, अगर जो कोई समस्या है तो उस समस्या को हल करने की दिशा में अगर मेल मुलाकात हुई है, उस पर पत्राचार शुरू हो रहा है, उस पर फाइल बन रही है, उसका काम शुरू होगा, तो भाई काम को शुरू करने के बाद ही तो खत्म किया जाएगा। लेकिन काम शुरू होते ही हम लोग हो हल्ला मचाने लग जाएं तो ये एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस। अच्छी बात है, जपेन जी इस बात से सहमत है, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लिमिट होती है कि भाई इतने दिनों में ये प्रोसेस होगा, शुरुआत होगी, एक डेडलाइन भी होती है, और इसके बाद धरातल पर ये कैसे काम करेगा इसका भी रोड मैप तैयार किया जाता है और उसी आधार पर काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर धरातल में शायद उस तरीके से चीजें या योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, और इसीलिए ये सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, और मीडिया भी कहीं ना कहीं उस बात को दिखा रही है, उस पर चर्चा कर रही है। राजनीति का विश्लेषक जुड़े हुए हैं, रतनमणि डोभाल जी का रुख करेंगे। रतनमणि जी, क्योंकि ये मुद्दे जो हैं उपचुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो क्षेत्रीय और बेसिक मुद्दों के आधार पर ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या इस चुनाव में धनबल के सहारे जीत हासिल की जा सकती है? देखिए, ये धनबल की बात और उपचुनाव के ऐसे समय में आ रहे हैं जब सब लोग संविधान हाथ में लेके शपथ ले रहे हैं। आजकल तो शपथ ली जा रही है, जो पार्लियामेंट में लोग गए हैं जिनकी शपथ नहीं हुई, आज भी कुछ लोगों की शपथ हुई है और सब संविधान दिखा रहे हैं हम। लेकिन वो संविधान को सिर्फ शपथ के लिए ही उसको सुरक्षित रखा हुआ है कि भाई इसी से संविधान हमने उसको लेना है, बाकी उसको तार तार ही करते रहना है। वो इस तरह से कर दिया गया जा रहा है उसको कि जैसे चूहा होता है ना घर में, वो कपड़े को एक ही जगह पे नहीं कुतरता, वो जगह जगह से कुतर देगा, तो वो कहीं एक छेद यहाँ करेगा, एक कहीं कर देगा, और इस ढंग से वो संविधान की जो छलनी किया जाना था वो तो किया जा रहा है। सब लोग उसमें शामिल है, मैं किसी पार्टी का वो विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ सवाल ये कह रहा हूँ कि जो कि संजीदा प्रवक्ता है जपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के, मैं इसलिए ये सवाल रख रहा हूँ, जो अभी जो मुख्यमंत्री ने कहा है, ये चीजें कुछ हमारे जो आर्थिक जो नीतियां हैं उन नीतियों से संबंध रखते हैं, और जो बाजारवाद की आज की नीति है, उत्तराखंड के लोग उस बाजारवाद की नीति से नहीं लड़ सकते हैं, उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो बाजार से वो करें। तो हम क्या 24 विद्युत परियोजनाएं हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस 24 में से कोई एक परियोजना राज्य सरकार लगा रही है ताकि प्रतिद्वंदिता हो। राज्य सरकार ये विद्युत परियोजना लगा रही है और हमारी लागत क्या है, हम इस लागत पर लोगों को बिजली दे रहे हैं, और एक जो निजी क्षेत्र में बना रहा है उसका क्या, तब तक कंपटीशन होगा। आप एक तरफा ही वो उनको छोड़ देंगे तो वो जो चाहे वो करेंगे, तो फिर सरकार के पास कुछ जिस रेट पे वो देंगे वो हम खरीदेंगे, वो आप हमको बेचेंगे, हमारी क्षमता होगी तो हम ले पाएंगे, नहीं लेगा। ये कुछ सवाल है, इन्हीं सवालों को लेके उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था कि दिल्ली और लखनऊ में बैठ के उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस पर योजनाएं नहीं बनाई जा सकते, इसलिए हमको उत्तराखंड राज्य दो कि हम अपने हिसाब से अपनी विकास योजनाएं बनाएंगे और तब वो चलेंगे। लेकिन जब वो बाजारवाद की नीति आ गई, आप शिक्षा का बाजार हो गया, चिकित्सा बाजार में चली गई, बिजली बाजार में चली गई, पानी भी बाजार में चला गया, तो जिस पे पैसा होगा वो खरीद लेगा, जिस पे नहीं होगा वो नहीं खरीदेगा। ये स्थिति में हमारा प्रदेश नहीं है। इन चीजों पर सरकार के स्तर पर, सरकार इनकी हो या कांग्रेस
इसको थोड़ा सा पुनर्विचार करने की जरूरत है कि हम वो जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो लोगों तक पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं। नहीं पहुंच पा रही है तो उनका कारण क्या है कि मतलब वो जो बच्ची जो आग लगने से मर गई देवप्रयाग में, वो 4 एम्बुलेंस आपको वो देहरादून तक नहीं ला पाए, उसको अदालत है उसकी जान चली गई वहां पर। तो ये शर्म की बात नहीं है किसी सरकार के लिए कि आपने एक आपके एम्बुलेंस रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया कि हमारे एरिया से बाहर हो गया और वो बच्ची मर गई। तो ये सरकार हत्यारी नहीं है, इसकी व्यवस्था इस पर हत्या का आरोप नहीं लगना चाहिए। इतनी घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, कोई उन दुर्घटनाओं के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार हमारी जो विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, तो उन स्थितियों में सरकार जब तक जिम्मेदारी को कोई आयत करती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती, तब तक वो समस्या हल नहीं होगा। ये खाली उपचुनाव, आज वो उपचुनाव तो 10 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है, हमारी समस्याएं भी हमारे साथ चली आ रही हैं, समस्याएं जिसकी तरफ रह जाती हैं, चुनाव बीत जाते हैं। जपेन जी, इस बात के जवाब है क्या कि दिल्ली और लखनऊ में उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर आकलन नहीं किया जा सकता दिल्ली और लखनऊ में बैठ के, या किसी भी योजना को लेकर? देखिए, यहाँ थोड़ा सा हम डिफर हैं। अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या कांग्रेस के निर्णय सारे उत्तराखंड में बैठ के होते थे? जपेन जी, राष्ट्रीय दलों की एक नीति, स्थिति, विचारधारा वो सभी प्रदेशों को समान अधिकार देती है, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय दल हो। और ऐसा कहाँ ये हमारे में ये क्यों कंफ्यूजन है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार या दिल्ली में बैठे हुए लोग राज्य की समस्याओं से इतर हैं। पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था है, राज्यों की सरकारें बनती हैं, उसी दल की बनती हैं। केंद्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज अनेकों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम बार बार देखते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य के साथ देश के प्रधानमंत्री का मोह है। वो उत्तराखंड की नीतियों के ऊपर या उत्तराखंड की जरूरतों के ऊपर जब घोषणाएं करते हैं तो खुलेआम कहते हैं कि मेरा उत्तराखंड से विशेष लगाव है। ये तो हो गई, कहने से क्या होता है जपेन जी, वो धरातल पर नजर आना चाहिए ना। उत्तराखंड से हमें भी बहुत प्यार है। वो प्रधान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरे देश से ही लगाव है, कोई नहीं है। मैं ये सिर्फ इतनी बात आपको रोक रहा हूँ, क्षमा करेंगे कि हमारे पास कोई विजन तो हो। उत्तराखंड को बहुत अनेकों ऐसी योजनाएं और लाभ मिले हैं जो निश्चित तौर पर उनकी बात का वजन भी बढ़ाते हैं। और उत्तराखंड क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, देश का प्रथम राज्य है, तो देश के प्रथम राज्य की ओर सरकार का विशेष ध्यान है। देश के यही महंगाई और बेरोजगारी का वजन बढ़ा रहे हैं। हमारी बात पूरी। देश के आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो उत्तराखंड से वास्ता रखते हैं। अनेकों ऐसे जो हमारे सेना के अधिकारी हो गए या अनेकों और डिपार्टमेंट्स में टॉप ब्यूरोक्रेट्स उत्तराखंड से वास्ता रखते हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि उत्तराखंड के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है या उत्तराखंड के हिस्से में वो सब कुछ नहीं आ रहा जो आना चाहिए। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के हिस्से में वो सब कुछ आ रहा है जिसका उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी हकदार है। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में 10 साल कितना और प्रयास और कितना और समय चाहिए सत्ता पक्ष को? जपेन जी, आप एक बार क्वेश्चन कितना और प्रयास, कितना और समय चाहिए सत्ता पक्ष को? किस बात के लिए समय की बात कर रहे हैं आप? विकास को लेकर, उन जरूरतों को लेकर जो उत्तराखंड की जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज जवाब मांगा जा रहा है। आज उत्तराखंड देश के अंदर विकास के पायदान पर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अग्रणीय राज्यों में शुमार हो चुका है। हम रोड देखें, हम एयर कनेक्टिविटी देखें, हम अपनी रेल कनेक्टिविटी देखें तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में
पहाड़ तक ट्रेन पहुंचाने का हमारा स्वप्न साकार हो गया है। अच्छी बात है, और आगे वाले विकास जो की अगले रफ्तार 10 जो है वर्ष ऐसे ही बढ़ती रहे और विकास होता रहे, लेकिन इसके साथ साथ जो बेसिक चीजें हैं, अभी इस बार का आपको उत्तराखंड का टेम्परेचर पता होगा 43 था, और क्यों था? जपेन जी, और काटने के आदेश दे दिए तो गए। क्या ये टेम्परेचर सिर्फ उत्तराखंड में था या सिर्फ हिंदुस्तान में था? गर्मी ज्यादा थी, लेकिन उत्तराखंड में टेम्परेचर का इतना ज्यादा 43 डिग्री और भीषण गर्मी का प्रकोप और लगातार सड़क चौड़ीकरण को लेकर पेड़ का कटान, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है जपेंद्र जी? विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के साथ साथ ये चीजें भी बेहद मायने रखती हैं। देखिए, आप हमारे पॉइंट्स को सब लोग डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, और हमें तो आप भी विपक्षी दलों के साथ खड़े हो गए। ये तो विपक्षी नहीं, ये तो डिस्टर्ब करेंगे। आप किसी भी मुद्दों को वो बता रही है जो वाकई मणि जी हमारी बात को। चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। जपेन जी, शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल लखनऊ का रुख करना होगा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। यहाँ के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहे हैं, जिनको लेकर के इस दिन की महत्ता को हम समझ सकते हैं। एमएसएमई उद्यमियों को बैंक से लोन उपलब्ध कराने के लिए एसएलबीसी की मदद से हमारे बैंकर्स यहाँ पे आए हैं, इनके समन्वयक यहाँ पर उपस्थित हैं, और इसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की सुविधा एक बार फिर से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त होने जा रही है। रैंप की एक योजना हमने पहले चरण में यहां पर जो कार्य प्रारंभ किया कि जो बंद हो रही एमएसएमई इकाइयां थी, उसको प्रोत्साहन करने का काम किया, उसको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उनको फैसिलिटेट किया। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के नेक्स्ट लेवल के स्तर पर पहुंचाने के लिए इससे आगे क्या, वहां पर आज भारत सरकार की मदद से रैंप की इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी एमएसएमई उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी इसका लाभ ले पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश के अंदर एमएसएमई इकाइयों में 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। देश के अंदर इस योजना की ब्रांडिंग करने में, इसकी मार्केटिंग करने में, इसकी शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई उद्यमियों ने, एमएसएमई यूनिट ने, यहाँ के कारीगर और यहाँ के हस्तशिल्पियों ने जो बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश 2017 में देश की 6ठी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आबादी में उस समय भी उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6ठे नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और देश के अंदर सबसे अधिक रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी है, सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है, और साथ साथ एमएसएमई इकाइयों को एक नई पहचान दिला करके, एक लंबी छलांग लगा करके तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश बना हुआ है। रैंप योजना के साथ ही आज फ्लैश पार्क का भी, झांसी के फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है। आपने अभी देखा होगा कि अब 10 पार्क इससे पहले बन करके तैयार हो चुके थे, 11वां आज झांसी के पास बनकर के तैयार हो चुका है। आज इसका भी उद्घाटन हो चुका है। सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त इस पार्क के बारे में आपको अभी बताया गया कि निजी क्षेत्र में उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल पार्क जो एमएसएमई उद्यमियों के लिए उपयोगी होते हैं, जो सरकार के प्रोत्साहन से आगे बढ़ रहा है, सरकार के सहयोग के साथ जिन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। 11वें फ्लैश पार्क का उद्घाटन भी हो रहा है,
और इसके साथ ही यहां पर ओडीओपी योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला बोर्ड के माध्यम से टूल किट वितरण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे लिए हम इस बात को हमेशा मानते हैं कि ये एमएसएमई इकाइयां उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है, ये बेहतर वातावरण के लिए 11वें फ्लैश पार्क का भी हो रहा है और इसके साथ ही यहां पर ओपी योजना के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और माटी कला के माध्यम से टूल किट वितरण की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आज काम किया है। हमारे लिए हम इस बात को हमें कि ये एमएसएमई इकाइयां इसके अंदर जो आज निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है, ये बेहतर वातावरण के लिए प्रदेश के अंदर कानून का राज और सुरक्षा की जो बेहतर स्थिति, यह कार्य तो हम लोगों ने बखूबी यहां पर किया, लेकिन इसके साथ ही निवेश के लिए जो सबसे उत्तम वातावरण होना चाहिए वह एमएसएमई का एक बेहतर भी उतना ही आवश्यक है। निवेश के लिए उत्तम क्या है, उद्योगों को कैसे बढ़ावा मिले, इन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए और साथ ही रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित किया गया इस सरकार में, इस बात का भी जिक्र। हालांकि रोजगार को लेकर तमाम सवाल भी उठे। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।